जी हाँ दोस्तों, आप अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज वेकेंट फॉर 6 years। तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। 6 साल हो चुके हैं और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है ये अभी तक वेकेंट है। डेप्यूटी स्पीकर की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की जा रही है, ये तो सरकार को अब बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं इसके अगेंस्ट ही तो है। आप पावर शेयर ही नहीं करना चाहते ओपोजिशन के साथ में। ठीक है, तो इस लिहाजा ये टॉपिक वैसे भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वैसे भी एज ए अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट नो कि चल क्या रहा है आखिरकार। ठीक है, तो ये जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है इसके बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में और जो अभी करंट जो प्रोविजंस है इसको लेके, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोस्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। तो साथियों 1921 में इस पोस्ट की शुरुआत हुई थी अलॉन्ग विद स्पीकर की पोस्ट। तो तब इस पोस्ट के लिए जो नाम था, इसको डेप्यूटी स्पीकर नहीं कहते थे, इसको डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहते थे। और स्पीकर को तब स्पीकर नहीं प्रेसिडेंट कहा जाता था। और ये जो नोमेनक्लेचर था, ये जो नेमिंग था कि हमने डेप्यूटी प्रेसिडेंट ही कह के बोलना है, ये कॉन्सेप्ट कब तक चला था? 1947 तक। कहने का मतलब है कि 1947 तक जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होती थी उसको हम डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहते थे, और जो स्पीकर की पोस्ट होती थी उसको हम प्रेसिडेंट कहते थे। ठीक है, हालांकि इस नाम को चेंज जरूर कर दिया गया था 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये सिस्टम, ये जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है, ये कब तक चलता रहा? 1947 तक चलता ही रहा। ठीक है, मतलब सिंपली स्पीकर को हम क्या कहते थे? प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर को हम डेप्यूटी प्रेसिडेंट 1947 तक कह रहे थे। हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1935 में। ठीक है, चलो अब 1921 में चूंकि इसकी शुरुआत हुई थी, तो तब जो पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना था उसका क्या नाम था? तो उसका साथियों नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये नेम साथियों आपने याद रखना है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय पहला जो डेप्यूटी स्पीकर बने थे भारत के, उनका नाम था अनंत संयनम। ठीक है, तो ये नेम भी आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोस्ट को लेके, उस पर नजर डालते हैं। एक एक लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे पहले, अब इनका जो इलेक्शन है ये कैसे होता है, मतलब किस बंदे को, किस पर्सन को आप अपॉइंट करोगे एज ए डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है इलेक्शन का? तो देखो सबसे पहले स्पीकर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको लोकसभा के मेंबर बनने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में आप डेप्यूटी स्पीकर बना रहे हो ना। ठीक है, तो आपको लोकसभा का मेंबर सबसे पहले होना पड़ेगा। अब ये इलेक्शन का मेथड क्या है? तो ये जो लोकसभा के जितने एमपी बैठे हुए हैं, ये लोग फिर आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है, वोटिंग के थ्रू, कि किसको हमने डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे अपॉइंट करना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि कैसे ये जो सिस्टम है डेप्यूटी स्पीकर का, ये एक, आप कह सकते हो कि एक कन्वेंशन बन चुका है, जहाँ पे ये जो पोस्ट है बहुत लंबे समय से ये ओपोजिशन को दी जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है इसको कौन लोग इलेक्ट करते हैं? तो लोकसभा के मेंबर ही आपस में डिसाइड करके अपॉइंट करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को, और यूजुअली ये कौन पर्सन होता है? ये ओपोजिशन का बंदा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन कब होता है? तो जाहिर सी बात है कि पहले स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद ही होगा। टाइम कौन डिसाइड करता है? तो टाइम डिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा कि किस दिन डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। अच्छा, किस किस सिचुएशन में ये पोस्ट वेकेंट हो सकती है, खाली हो सकती है? तो अगर वो एमपी ही ना रहे, देखो आप डेप्यूटी स्पीकर बन रहे हो, डेप्यूटी स्पीकर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको एमपी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एमपी ही नहीं हो, ठीक है, तो आपको वो पोस्ट जो है खाली करनी पड़ेगी, आप उस पोस्ट पे नहीं रह सकते। अगर आप खुद ही रिजाइन करके चले जाते हो तो वो पोस्ट वेकेंट हो जाएगी। अगर आपको रिमूव कर दिया जाता है, और ये प्रोसीजर सेम है जो स्पीकर के लिए प्रोविजन है रिमूवल का, ठीक है, वो सेम डेप्यूटी स्पीकर के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसको रिमूव भी कर दिया जाए, तो इन तीनों सिचुएशन में ये जो पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर की, ये वेकेंट हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन देखो दोस्तों वही है जो कि स्पीकर के हैं। तो स्पीकर के एब्सेंस में, ठीक है, स्पीकर का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा। तो सारे पावर, सारे फंक्शन जो है वो सेम रहेंगे डेप्यूटी स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में, जब वो स्पीकर के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और एक चीज आपने और याद रखना है कि अब मान लो कि वो अभी स्पीकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और आप डेप्यूटी स्पीकर भी हो, तब क्या करोगे? तो जो बाकी जो नॉर्मल एमपी जैसे बैठे हुए हैं, आप भी वैसे ही बैठोगे। ठीक है, और एक चीज आपने और याद रखना है कि अब डेप्यूटी स्पीकर नाम है इस पोस्ट का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबॉर्डिनेट है स्पीकर के, ये भी आपने याद रखना है, ऑटोनमस बॉडी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पावर जो है प्रोवाइड किया गया है डेप्यूटी स्पीकर को, वो क्या है कि डेप्यूटी स्पीकर को जब भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरपर्सन बन जाता है। ये लाइन याद कर लो, रट लो इसको, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और
पॉइंट जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया कि अगर जैसे स्पीकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो डेप्यूटी स्पीकर तब क्या करेगा, तो वो कुछ नहीं करेगा, ऑर्डिनरी मेंबर के जैसे ही वो हाउस में बैठेगा। ठीक है, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। सैलरी इनकी कौन डिसाइड करेगा, तो सैलरी विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, और ये इसका नेचर क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब कि सिर्फ उस पर डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये भी आपने याद रखना है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड्स में कि 11th लोकसभा से अगर हम बात करें तो तब से लेकर अभी तक ये जो पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर की, ये किसको दी जाती है, थ्रू कंसेंसस ये किसको दिया जाता है, ओपोजिशन वालों को दिया जाता है। ठीक है, तो अभी सवाल यही उठाया जा रहा है कि भाई जो पिछली जो गवर्नमेंट थी ओपोजिशन वालों ने, मतलब कि आप देखना कि 1990 से जब भी सरकारें बनी हैं तो इस पोस्ट को कभी वेकेट नहीं रखा गया। हालांकि ये पोस्ट किसको कंसेंसस के थ्रू दिया जाता है, ओपोजिशन वालों को। तो इससे पहले की जितनी भी सरकारें थी, हम बेसिकली बात करें कांग्रेस की, तो उन लोगों ने कभी नहीं किया, इस पोस्ट को हमेशा रखा और ओपोजिशन वालों को दिया। लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है, ये डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है इसको फिल ही नहीं कर रही है। तो इसका तो सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि आप पावर ही नहीं शेयर करना चाहते हो, तो ये एलिगेशन तो लगेंगे गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट को आगे आके फिर ये बताना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाता है अगर आप पावर ही नहीं शेयर करना चाहते हो, तो सवाल कौन उठाएगा आप पे। ठीक है, तो एक बैलेंस तो बने, एक हार्मनी तो बने, इसीलिए तो इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा साथियों आपने ये भी याद रखना है कि ये दोनों जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है कि जब भी हम स्पीकर की बात करेंगे और डेप्यूटी स्पीकर की बात करेंगे, तो जब भी इस ऑफिस में ये एंटर करते हैं तो इसके लिए अलग से ओथ लेने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब एमपी बन गए ना, तो एमपी बनने के लिए आपको ओथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार आपने ओथ ले लिया वो इनफ है। ठीक है, एमपी ही तो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बनता है, तो जैसे आप स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बनोगे तो अलग से ओथ लेने की जरूरत नहीं है इन दोनों केसेस में। तो एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जब हम डेप्यूटी स्पीकर की बात करें करते हैं तो यहाँ पे दो और कमेटीज हैं जिसका कि ये चेयरमैन होता है। ठीक है, ये कौन कौन सी कमेटीज हैं, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, और दूसरा है हाउस बजट कमेटी। तो आप देखो कि भाई इतने सारे फंक्शंस तो दे रखे हैं आपने डेप्यूटी स्पीकर को, लेकिन ये पोस्ट आपने खत्म कर दी है। ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से तो काम ही नहीं कर रहे हो, ये पोस्ट को आप कंटिन्यू तो करो ताकि ये जो फंक्शंस इसको दिए रखे हैं इसको ये परफॉर्म कर सके। ठीक है, और ये सभी दिक्कत क्यों आ रही है, ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का जो मेंशन है वो आर्टिकल 93 में है। और आर्टिकल 93 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके, जैसे स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा तो जितनी जल्दी हो सके स्पीकर को टाइम डिसाइड करके जितनी जल्दी हो सके इसका इलेक्शन करवा देना चाहिए। लेकिन कितनी, यहाँ पे लिखा है एज सुन एज मे बी, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्शन करवा के डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है इसको फिल करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे टाइम लिखा नहीं है ना, एज सुन एज का क्या मतलब हुआ। अगर टाइम वहाँ पे लिखा होता कि भाई 2 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर कराओ, तब तो मतलब बात यहाँ पे समझ आती है। लेकिन यहाँ पे आपने एज सुन एज लिख दिया, टाइम डिसाइड ही नहीं किया, इसीलिए ये सारे पंगे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।